हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेट सी 2024 सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसका सिंबल होता है KF, उसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और उसकी यूनिट होती है किलोग्राम केल्विन, किलोग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ो। कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। कौन सा सेकेंडरी सेल है? तो जो निकल कैडमियम सेल है वो क्या हमारे पास सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होता है। एक बार आप मेरा सेट बी वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें सारे एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमारे पास प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेंथेनॉइड एलिमेंट। कौन सा लेंथेनॉइड का एलिमेंट नहीं है? तो जो हमारे पास थोरियम है वो एक्टिनॉइड का एलिमेंट होता है, लेंथेनॉइड का नहीं होता। ओके, लेकिन जो बाकी है यूरोपियम, लुटेटियम और टर्बियम, ये तीनों ऑप्शंस के हमारे पास लेंथेनॉइड के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम कैन मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन EDTA। EDTA में हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं। जो EDTA है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास EDTA 4- और एक होता है EDTA 3-। ओके, 4- में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं डोनर एटम की तरह। वही EDTA 3- में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथेन 1,2 डाइअमीन। अगर हमारे पास 3- है तो ट्राई एसीटेट और अगर 4- है तो टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जो ऊपर के तीन, जो हमारे पास तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, ये तीनों ही एग्जांपल किसके होते हैं? डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये तीनों डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन के। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। जो कैटेकॉल है वो ऐसा होता है जिसमें कि ऑर्थो पोजिशन पर भी OH होता है, रिसोर्सिनॉल में पैरा पोजिशन पर भी OH होता है, और क्विनॉल जिसे हम हाइड्रोक्विनॉल भी कहते हैं वहाँ पर मेटा पोजिशन पर भी होता है। और एक है हमारे पास बेंजोक्विनोन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बस मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर 3 डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये तीनों ही हमारे पास क्या है? डाई हाइड्रोक्सी है बेंजीन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच द टोलिन इज ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। किस रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड का यूज करते हैं और बेंजल्डिहाइड बनाते हैं? तो उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पर मैंने इटार्ड रिएक्शन लिख रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो टोलिन है, इसमें मैं डाला क्रोमिल क्लोराइड जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ से हमारे पास ये बना बेंजल्डिहाइड। ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, एक नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन बी। हमारे पास जो फेलिंग सॉल्यूशन है, जो कि एक टेस्ट भी है जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है हमारे पास? सोडियम पोटासियम टार्टेरेट, जो कि होता है रॉसली सॉल्ट भी कहते हैं इसे। COO- के COO- Na, बीच में हमारे पास 2 कार्बन है जिनके ऊपर OH है। जो ये रॉसली सॉल्ट है ये कलरलेस होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी पूछा था हमसे, तो उसका आंसर हो जाएगा ये रॉसली सॉल्ट या फिर सोडियम पोटासियम टार्टेरेट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में? तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों के बारे में बताया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, एक है डाईमिथाइल अमाइन, और एक है ट्राईमिथाइल अमाइन, और एक है मिथाइल अमाइन, और एक एनिलीन। पहला हमने अपना डाईमिथाइल अमाइन, मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2 मिथाइल है डाईमिथाइल, फिर नाइट्रोजन के 3 मिथाइल है ट्राईमिथाइल, और नॉर्मल मिथाइल अमाइन, और ये एनिलीन है। इनमें से ज़्यादा सॉल्युबल होगा हमारे पास तीसरा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास पहला, इसमें 1 हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। फिर हमारे पास चौथा, और फिर हमारे पास दूसरा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट हमारे पास, मिथाइल अमाइन
मोर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो कल वाली रिएक्शन में हमने एक टेस्ट यूज़ किया था जो कि था हिंसबर्ग टेस्ट, जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हिंसबर्ग टेस्ट की हेल्प से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो लाइसिन जो है एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मैंने सेट ए में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बता रखा है, जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज चेलियोसिस, या केलियोसिस, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से केलियोसिस होता है हमें। तो विटामिन 2 की डेफिशिएंसी से हमें केलियोसिस भी हो जाता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है, मतलब खाना ढंग से पचता नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, थायरोक्सिन इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच अमीनो एसिड। थायरोक्सिन किस आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है अमीनो एसिड का। थायरोक्सिन जो हमारे पास वो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है थायरोसिन अमीनो एसिड का, ध्यान देना, थायरोक्सिन, थायरोसिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इट्स डैश स्ट्रक्चर। जो डबल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और साथ में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 2 चीज़ आती है, एक होता है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होता है हमारे पास बीटा प्लेटेड सीट। ओके, तो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड सीट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दोनों ही क्या हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो हमारा 14 के आंसर में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन है, टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन मेल। जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेजर सेक्स हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है मेल में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रीजन दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो जो ये हमारे पास रीजन है वो क्या लिखा है, टेस्टोस्टेरोन पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। और रीजन और असर्शन हमारे पास दोनों ही बिल्कुल सही है। और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, A and R both true, but R is correctly not explain assertion A. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl yield क्लोरोप्रोपीन एज मेजर प्रोडक्ट। अगर हम अल्कीन की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ में तो जो क्लोरोप्रोपीन बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। एक बार देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक हमने अल्कीन ली है, इसमें डाला हमने HCl और यहाँ से बना हमारे पास एक कंपाउंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लोरोप्रोपीन नहीं 2 क्लोरोप्रोपीन जो है मेजर प्रोडक्ट बना है, जबकि ये क्लोरोप्रोपीन है और ये हमारे पास क्या है 2 क्लोरोप्रोपीन। तो हमारे पास असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें लिखा है रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl यील्ड क्लोरोप्रोपीन एज मेजर प्रोडक्ट। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं HCl के साथ में तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक है 1 डिग्री पे और एक है 2 डिग्री पे, और 2 डिग्री वाला हमेशा मेजर होता है। सेकेंड है हमारे पास, तो हमारे पास असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड है इसका रीजन दे रखा है हमें एडिशन ऑफ HCl, असर्शन फॉल्स है। तो हमें क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल, बिल्कुल सही है। HCl की जो एडिशन करते हैं प्रोपीन में वो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करती है। मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से H वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा हो, तो H यहाँ पर आ गया और Cl यहाँ पर आ गया, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेडियोएक्टिव डिके इज टाइम इनवर्स, बिल्कुल सही है। रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास टाइम इनवर्स ही होती है। रीजन दे रखा है इसका, रेडियोएक्टिव डिके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सही है। लेकिन जो हमारे पास रेडियोएक्टिव डिके है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती है, फर्स्ट ऑर्डर की ही होती है। स्यूडो कहने का मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर जैसे बस हमें अपीयर हो रही है, रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो रेडियोएक्टिव है वो फर्स्ट ऑर्डर होती ही है, स्यूडो नहीं आना चाहिए था इसमें, इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एयर इज एन आइडियल सॉल्यूशन। एयर जो है आइडियल सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयर में हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें गैसेस मिक्सचर रिएक्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट करते रहते हैं, वो सब सारे गैस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास द सॉल्यूशन विच अवे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, वो सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन के लिए रोल्स लॉ को ओबे करे, फॉलो करे, उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो असर्शन हमारे पास फॉल्स है, रीजन ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाई। जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो हर बार बढ़ता जाता है एक एक एलिमेंट बढ़ने के साथ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कंपेरिजन में, ऐसा क्यों? तो एक बार देखो इसका आंसर क्या है हमारे पास। जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इन एक्टिनोइड हैज 4f इलेक्ट्रॉन देन 4f इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड। जैसे कि आप जानते हो, देखो जो हमारे पास पुअर सील्डिंग कहने का मतलब है कि जो हमारे पास f इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मान लो f के इलेक्ट्रॉन है, चौथा पांचवा सेल है करीब, यहाँ पर क्या f के इलेक्ट्रॉन है और बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है। ये पुअर सील्डिंग होती है। पुअर सील्डिंग कहने का मतलब होता है कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। अगर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींच लेगा और साइज कम हो जाएगा। तो वही लिखा है हमने, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इन एक्टिनोइड देन 4f इलेक्ट्रॉन। जो 5f इलेक्ट्रॉन है उनकी ज़्यादा पुअर सील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर मैंने नीचे ऑर्डर लिख दिया है, सील्डिंग पावर ऑफ 5f लेस देन सील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। सील्डिंग पावर कहने का मतलब है प्रोटेक्टिंग पावर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट ना कर पाना न्यूक्लियस से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अलॉय क्या होते हैं? अलॉय मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के क्या बनता है हमारे पास, अलॉय बनता है। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे स्टील है, ब्रास मेटल है, ब्रॉन्ज है, ये सब हमारे पास क्या अलॉय के एग्जाम्पल हैं। अब देखो लेकिन हमें बोला है कि हमें ऐसा अलॉय का एग्जाम्पल देना है जिसमें कि हमारे पास लेंथेनॉइड एलिमेंट इंक्लूड हो। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अलॉय मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अलॉय यूजुअली हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑफ कंपोनेंट। मान लो हमारे पास स्टील है, स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, ये सब होता है। तो अगर हम बात करें तो स्टील की प्रॉपर्टी आयरन और कार्बन दोनों से ही बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, इसे हमने लिखा है अलॉय यूजुअली हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑफ कंपोनेंट। उनके कंपोनेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। फिर एग्जांपल लिया हमने मिस मेटल जिसमें कि लेंथेनॉइड होता है। तो मिस मेटल में क्या होता है हमारे पास, लेंथेनॉइड होता है 94 से 95%, आयरन होता है 5% और सीजियम और बाकी जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन सब के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिस मेटल में। तो आपको यही एग्जांपल लिखना है कि क्वेश्चन में लिखा है ऐसा अलॉय का एग्जांपल दो जिसमें कि लेंथेनॉइड प्रेजेंट है, तो उसका एग्जांपल है मिस मेटल। इसका और वाला पार्ट है, कैलकुलेट करना है हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव। तो मैं आपको सेट बी में बता चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखा है M2 पॉजिटिव और M क्या है 27 है, मतलब कि 27 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। तो कितने बचे हमारे पास, 27 में 2 चले गए तो 25 बचे। तो पहले हमने क्या करा, 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। फिर हमने क्या करा, M2 पॉजिटिव के लिए कन्फिग्रेशन लिख दी। ये 27 था लेकिन M2 पॉजिटिव है, मतलब 2 निकाल देने हैं, तो 25 बचे। 25 के लिए हमने क्या करा, लास्ट से 2 निकाल दिए। यहाँ पर क्या बच गया 3d7, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। हमें बोला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हमने क्या करा रूट n ब्रैकेट n+2, एन यहाँ पर क्या है 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू डालते हैं, हमारा आंसर आ गया 3.87। ये BM जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो 3D सीरीज में हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीज, जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है और वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सारे ही शो करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डी है उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारे पास मैग्नीज है उसके डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और सबसे ज़्यादा शो करता है, 2 3 4 5 6 7 सारे। ओके, तो स्टेटमेंट देख लो एक बार आप, मैग्नीज exhibits the larger number of oxidation state because the manganese has maximum number of unpaired electron in the outermost cell। ठीक है, आप यहाँ पर एक साथ और लिख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन
डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। फिर यहाँ पर हमने क्या करें, मैग्नीज की कन्फिग्रेशन दिखा दी है कि डी में 5 अनपेयर्ड है और एस में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कोर्स करना आप एग्जाम में इस तरीके से अटैम्प्ट करना, क्योंकि बच्चे को आता तो है लेकिन वो अटैम्प्ट इस तरीके से करते हैं कि टीचर नंबर काट ही लेता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ COEN3 ऊपर 3 पॉजिटिव। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हमने ड्रॉ कर रखा है और ये कैसे ड्रॉ हुआ ये मैं आपको पहले सेट बी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो एक बार आप उसे देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें 3 कंपाउंड दिए और इनके हमें क्या करने हैं, IUPAC नेम लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास CH3 मतलब कि क्या है, नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, NN डाइमिथाइल। ये तीनों ही सेम है तो हम किसी भी 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और बाकी एक को मेन चेन में ले लेंगे। तो हमने 2 को सब्स्टिट्यूएंट में ले लिया, NN डाइमिथाइल, और एक बच गया तो मीथेन अमाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इसमें देखो एक हो जाएगा N मिथाइल और एक हो जाएगा बेंजामाइन, तो ये हो गया हमारे पास N मिथाइल बेंजामाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि भाई रिएक्शन करनी है हमें एनिलीन की विद अल्केनॉइल क्लोराइड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो ये हमने ले लिया एनिलीन और उसकी रिएक्शन कर दी हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है और रिएक्शन कर दी हमने। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करने पे क्या होता है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर हो जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। बस ये हमारे पास क्या है, N फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक अमाइड वाला ग्रुप है, तो इसको हमने कह दिया फिनाइल। N पे क्या जुड़ा है, एक फिनाइल जुड़ा है, N पे फिनाइल जुड़ा है और ये पूरा क्या है, बेंजा अमाइड, इसे कहते हैं अमाइड। N पे फिनाइल है, ये बेंजीन और ये अमाइड, N फिनाइल बेंजा अमाइड। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किस तरह का बॉन्ड जो है हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में अल्फा हेलिक्स को, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में। एक बार आप आंसर देख दो अच्छे से, क्या लिखा है हमारे पास, द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हमारे पास सेमी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, NH एंड C डबल बॉन्डो, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमने लिया DNA का स्ट्रक्चर ले लिया हमने इस तरीके से। ये हमारे पास DNA में क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एक अमीनो एसिड का ये वाला ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का ये वाला ग्रुप आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक अमीनो एसिड लिया C डबल बॉन्डो NH, फिर ये C, हमारे पास अगले अमीनो एसिड में C डबल बॉन्डो आ गया और इस वाले का NH है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम ऐसे ऊपर वाले और इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस वाले में और इस वाले में। ओके, कोशिश करना आप इसको एग्जाम में ड्रॉ करके ही आना, तभी टीचर पूरे 2 नंबर देगा, वरना 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स दे के रहने छोड़ देगा वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन दे फॉर्म अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कैसा होता है वो। और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो बीटा प्लेटेड शीट बनाते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। और ये दोनों एग्जाम्पल किस में आते हैं हमारे पास, जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास तो सेकेंडरी प्रोटीन में ही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। वहीं अगर हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन की तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। फिर जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, दे आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड। जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, मतलब कि अमीनो एसिड कैसे जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं कंडेंसेशन के थ्रू वाटर रिमूव करके, तो क्या बनता है हमारे पास, ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो कि एसिडिक या बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बन सकते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है, दे आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये एकदम लीनियर होते हैं, जबकि ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब कहीं से भी बॉन्ड बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, दे आर फोल्डेड टू गिव राइज द 3 डायमेंशनल शेप। मतलब ये इस तरीके से इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जबकि ये लीनियर स्ट्रक्चर बना के रखते हैं।
ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है हमारे पास एल्बुमिन, एंजाइम एंड हार्मोन्स। कोइंसिडेंट के एग्जांपल से याद रखना, क्योंकि ये एग्जांपल भी पिछले साल पूछा जा चुका है। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल क्या होते हैं? फाइब्रस के एग्जांपल है हमारे पास फाइब्रोइन, कोलेजन एंड मायोसिन एटसेट्रा। अब आए हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन 26 से 23 तक 30 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सॉल्यूशन है निकल नाइट्रेट का NiNO3, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं 5 एम्पियर का 20 मिनट के लिए। तो पहले हमेशा टाइम को कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में। उसके बाद बोला है कि भाई कितना निकल डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो मास ऑफ निकल डिपॉजिट एट कैथोड, जिसको हमने ले लिया है W। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इज इक्वल टू ZQ, और Z क्या होता है? मोलर मास अपॉन में 96500 इंटू में चार्ज ऑफ मेटल डिपॉजिट। ओके, तो मेटल पे चार्ज कितना है? निकल है, 2 पॉजिटिव है निकल पे। हमने ये सारी वैल्यू डाल दी इस फॉर्मूले में। W इज इक्वल टू ZQ है। Z क्या है हमारे पास? मोलर मास अपॉन 96500 इंटू में चार्ज। तो जो निकल है उसका मोलर मास होता है 58.69। ये आपको खुद से याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो मोलर मास हो गया डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन मेटल डिपॉजिट। तो चार्ज कितना है? 2 है, तो 2। और फिर हमारे पास Q क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट है हमारे पास 5 और टाइम है हमारे पास 1200। सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1.8 ग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। हमसे बोला जा रहा है कि भाई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 40 मिनट लेता है 30% रिएक्शन कंप्लीट करने में। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 40 मिनट लेता है 30% रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सेट बी में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है, एक्स यहाँ पर परसेंटेज है, कि यहाँ पर कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। बस एक्स की वैल्यू 30% यहाँ डाल दो। सॉल्व कर दिया हमने। 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 70 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा ऊपर से। ऐसा है ना, ऊपर 100 और नीचे 70 है, ये 0 कट जाएंगे यहाँ से। ये हमारे पास टाइम 30% का कितना दे रखा है? 40 मिनट। 30% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टाइम कितना लगता है? 40 मिनट। यहाँ हमने 40 मिनट ही दे दिया। अगर आप सेकंड में भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ से क्या होगा हमारे पास? इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एक्स अपॉन में वाई। ये भी मैं आपको पिछले सैम्पल पेपर में बता चुका हूँ। क्या होता है? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या आ जाता है? 1। और लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.845। आपको लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सैम्पल पेपर में नहीं दिया गया है। आपको लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लो, या फिर मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाली वीडियो देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। उसमें मैंने सारी वैल्यू बता रखी है और लॉग की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रखी है जो जो यूज़ होगी आपकी केमिस्ट्री में। तो यहाँ से हम सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ गई हमारे पास ये। फिर हमें बोला कि हाफ लाइफ टाइम बताओ, मतलब वो टाइम जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय के। तो 0.693 के की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ डाल दोगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास टाइम 77.7 मिनट। मतलब कि जब 77.7 मिनट में जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो 50% कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगता है उसमें क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। ड्राइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। मतलब फॉर्मूला क्या है? अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम एक्स इज मतलब टाइम एक्स 100 जो एक्स क्या परसेंटेज था इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय रेट कॉन्स्टेंट लॉग बेस 10 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स। अब हमें ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। ओके, तो हमने लिया, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे आया था। ओके, तो आप उसे देख लेना। अब फर्स्ट ऑर्डर का देख रहे हैं ड्राइव करके। ये पूरे क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। ए से हमारे पास बना है प्रोडक्ट, ए हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? के और कंसंट्रेशन की पावर में जो कि ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर हमने 1 लगा दिया। पिछली बार जीरो ऑर्डर था तो हमने लिखा था 0। अगला रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? माइनस डी अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस ऐसे लगाया क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है। जब भी कभी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट क्या हो जाता है? कम होता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो हमने रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा दिया क्योंकि वो कम हो रहा है। ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। यहाँ से हमने ए को नीचे ले गए और डी टी को ऊपर ले गए यहाँ पर। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, अब देखो जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 है, मतलब जब हमने रिएक्शन शुरू नहीं करी है। जब रिएक्शन शुरू नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेशन ए नोट होगा। ए नोट कहने का मतलब है पूरा का पूरा है, जो भी हम लेके आए थे उतना पूरा कंसंट्रेशन है जब टाइम की वैल्यू 0 है इनिशियली। उसके बाद एट टी इज इक्वल टू टी, मतलब कुछ देर बाद जो हम लेके आए थे 100% उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं 100, और यहाँ पर हम कह रहे हैं 100 माइनस एक्स। जब हम ले टाइम 0 था तो हमारे पास 100% था जो भी हम रिएक्टेंट था, लेकिन टाइम इज इक्वल टू टी, कुछ देर बाद रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट जो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कम हुआ तो हमने 100 में से थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम ये हमारे पास बचा। ये यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, ध्यान देना। उसके बाद लिया हमने शुरुआत में
जब टाइम की वैल्यू 0 है तो कंसंट्रेशन हमारे पास ए नॉट, और जब टाइम की वैल्यू टी है तो कंसंट्रेशन हमारे पास टी। ओके, यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 में इसका इंटीग्रेशन होता है log ए। ठीक है, यहाँ से ए नॉट से ए तक वैल्यू डाल दी, यहाँ पर ये टाइम की वैल्यू 0 से टी तक डाल दी हमने। अब देखो पहले हम पुट करेंगे ए की वैल्यू, ए की जगह पे हम ए पुट कर देंगे, ए माइनस हायर लिमिट कहते हैं इसे, लोअर लिमिट कहते हैं। तो पहले हमने हायर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, और बराबर के इधर ये है, पहले हम टी पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, log x माइनस लॉग वाई। log x माइनस लॉग वाई क्या होता है, log x अपॉन में वाई। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, k2 है। अब देख सकते हो आप ये कि हमारे पास log बेस ई है, log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि log की यूज़ होती है, तो कोर्स करना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वीडियो देख लेना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसको हमें याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर ए नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को। अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने आपको, ये रहा ए नॉट क्या है हमारे पास 100% है, और जो ए है यहाँ पर ए, ये क्या है हमारे पास 100 माइनस एक्स है, यहाँ लिखा है। ठीक है, इसे याद रखना। और एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हो चुका है, रिएक्शन हो चुकी है। अब देखो हाफ लाइफ टाइम इन विच, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनना आप, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, ए नॉट अपॉन 2k। वही अगर देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट 50% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। वो टाइम जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो वही जैसे हमने ऊपर लिया था, टाइम की वैल्यू 0 है तो हमारे पास पूरा कंसंट्रेशन है 100% है। लेकिन जैसे टाइम की वैल्यू 1/2 ही, मतलब टाइम हाफ हुआ, 1/2 मतलब इस टाइम का हाफ नहीं करना है, टाइम 50% कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। शुरुआत में 100% था, 50% कंप्लीट हो गया, तो 100% का आधा कितना हो गया, 50% हो गया। अब जरा इसी वैल्यू को हम ऊपर डाल देते हैं, टाइम की जगह पे टी हाफ डाल देते हैं और ए की जगह पे ए नॉट अपॉन 2 डाल देते हैं, और देखते हैं आंसर क्या आता है। ये दोनों वैल्यूज डालने के बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल के आया हाफ लाइफ टाइम का, वो आया 0.693 अपॉन के। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए, जो कि हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर का ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट क्या कंसंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ टाइम में कंसंट्रेशन आ रही है इसलिए वो डिपेंड करेगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 28 का और वाला पार्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन हमें दे रखा है के। ऐसा भी क्वेश्चन मैं सेट बी में करवा चुका हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन दे रखा है हमें के, जिसे हमने K1 ले लिया। रेट ऑफ रिएक्शन एट 310 केल्विन दे रखा है हमें 4k, जिसे हमने K2 ले लिया। इस टेम्परेचर को T1 इसको T2 ले लिया। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है इसका, log K2/K1 एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k, और K1 की वैल्यू क्या है K है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है एट टेम्परेचर 293 केल्विन और 313 केल्विन, इसमें क्या है 4 टाइम्स है। 313 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर हमने यूज़ करा रेट कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। ओके, हम क्या करेंगे, इन टेम्परेचर्स की वैल्यू डाल देंगे, के की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ सॉल्व करके हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा है कि भाई इनको अरेंज करना है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में टुवर्ड्स HCN। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, उसे आप वहीं देख लेना ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ इसका। ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, और बोला जा रहा है कि इन चारों में अरेंज करना है कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स HCN। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आपको रीजन जानना है तो वो वीडियो देखना एक बार। देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में क्या है हमारे पास एक ही ग्रुप है, सेकंड में क्या है दो ग्रुप है, थर्ड में क्या है और ज़्यादा ग्रुप है, फोर्थ में तो और ज़्यादा ग्रुप है, फोर्थ में और थर्ड में ज़्यादा है, फोर्थ में कम है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं ना डबल बॉन्ड ओ के बाजू में नियर, जितने भी ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं उतनी ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें सी के बाजू में सिर्फ एक कार्बन है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें 2 कार्बन है थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसमें थोड़े बढ़ गए तो और कम रिएक्टिव है, इसमें तो सबसे ज़्यादा कार्बन है तो सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमने लिख दिया ये इसका आंसर। ध्यान देना, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है, उसमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, रिएक्टिविटी आना चाहिए, एसिडिक के बजाय यहाँ पर होगा हमारे पास रिएक्टिविटी, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। रिएक्टिविटी ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि हमने सबसे पहले वो लिया है जिसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। हमें क्वेश्चन ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको यही वाला आंसर लिखना है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अभी हमारे पास 29 का एक और पार्ट है, उसे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं ये सारे। अब देखो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। एक काम करते हैं, सब में से अगर हम H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव। ओके, H निकालने के बाद ये बनेगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन है। तो जैसे हम H निकालेंगे हमारे पास सब पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे Br लगा जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। तो हमारे पास अच्छा एसिड है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ से अगर हमारे पास निकलेगा H तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर H जो है वो 2 कार्बन छोड़ के लगा है, जो Br है वो 2 कार्बन छोड़ के लगा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो, लेकिन थोड़ा कम खींच पाएगा, इस पे नेगेटिव बच जाएगा थोड़ा बहुत। जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऑक्सीजन पे और ज़्यादा नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा सबसे। और ये वाला हमारे पास देख सकते हो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो इसमें से देखो नेगेटिव आएगा तो सबसे बिल्कुल जस्ट बाजू में ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सारे इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सबके डायग्राम बना रखे हैं। जैसे इस पर नेगेटिव आया तो क्या होगा, जो Br है इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें एक कार्बन छोड़ के लगाए, ये भी खींचेगा लेकिन थोड़ा कम खींच पाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो थोड़ा वीक एसिड है। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज नहीं हो पाएगा, तो सबसे वीक एसिड हो गया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिख दिया हमने, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, क्योंकि बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले वो लिखना है जो कम रिएक्टिव है, फिर ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो आपस में रिएक्शन करके हमें एक ऐसा कंपाउंड देते हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं एल्डोल। ठीक है, और उनकी रिएक्शन के बाद जो वाटर निकल जाता है उसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाजू वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और याद रखना, यहाँ पर कम से कम 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर 2 हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, किसी भी एक के पास 2 हाइड्रोजन होना प्रेजेंट है, जरूरी है, मतलब कंपलसरी है। क्या लिखा है हमारे पास, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज सेल्फ एंड क्रॉस कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन कहने का मतलब है कि दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे, और क्रॉस कंडेंसेशन कहने का मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ऐसा ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH से हम हीट करते हैं वीक बेस, जो कि वीक बेस होता है डाइल्यूट NaOH, तो हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल। और वाटर रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने 2 इथेन लिए हैं, इसमें डाला डाइल्यूट NaOH, तो हमारे पास बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। देखो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके बाजू वाले को बीटा। तो बीटा पे क्या OH ग्रुप है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड है, तो हमने वही लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। और हीट करते हैं उसमें से वाटर निकल जाता है, इस वाले कार्बन से OH और इस वाले कार्बन से H, वाटर निकल जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा एक, ये हमारे पास। अब इसका और पार्ट है हमारे पास, हमें डिस्टिंग्विश करना है कि भाई प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को आप कैसे सेपरेट करोगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, तो आप उसे देख लेना एक बार। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड। जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो एल्डिहाइड नहीं देते। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं इसकी क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते, मतलब कि वो एल्डिहाइड जिनके पास 2 से ज़्यादा कार्बन हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें हमने डाला NaOI 3 टाइम्स, इसे हम बोलते हैं सोडियम आयोडेट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्लोरो लगा देंगे क्लोरीन, तो जब क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट। यहाँ से रिएक्शन में क्या बनता है हमारे पास, कुछ भी नहीं होता है तो रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास ऐसा ग्रुप होना प्रेजेंट है, टर्मिनल मिथाइल, और मिथाइल का मतलब 3 हाइड्रोजन होने जरूरी है।
यहाँ पर O की जगह पे Cl भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल होना जरूरी है। ठीक है, इसमें हम डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, येलो पीपीटी बन जाती है, और येलो पीपीटी बन गई मतलब हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, अगर हम दोनों में ये डाल देंगे तो एक सॉल्यूशन का रंग हो जाएगा येलो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारे पास प्रोपेनॉन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पॉइंट, डिस्टिंग्विश करना है हमें बेंजोइक एसिड को और इथाइल बेंजोइट को। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक वीक एसिड है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, और जो बेंजोइक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक वीक बेस है, बहुत ज़्यादा वीक बेस है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं और ये बना लेते हैं, CO2 गैस रिलीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं एफर्वेंस ऑफ CO2। ठीक है, वही अगर हम बात करें बेंजोएट की, अगर हम इथाइल बेंजोएट की रिएक्शन करेंगे इससे, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इथाइल बेंजोएट एसिड नहीं है और ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एसिड नहीं तो स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इथाइल बेंजोएट जो है वो इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, तो CO2 रिलीज नहीं होगी। CO2 रिलीज नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि भाई वो एसिड तो नहीं था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या इथाइल और ये बेंजोएट, ये जो ग्रुप है ना ये रिप्रेजेंट करता है एस्टर को, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल और इसे कहते हैं अल्केनोइट। यहाँ पर 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे इथाइल और इसे कहेंगे बेंजोएट, बेंजीन है। तो इसके अगर हम रिएक्शन करेंगे वीक बेस के साथ में तो ये रिएक्शन नहीं होगी, CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये बेंजोइक एसिड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड बेंजल्डिहाइड और कौन सा एसिटोफिनोन है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट से पता लगा लेंगे। जैसे ही बताया मैंने, ये वाला ग्रुप होना प्रेजेंट है। अब हम दोनों में क्या करेंगे, NaOH डालेंगे और ये वाली रिएक्शन हो नहीं पाएगी और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला PPT बनेगा क्योंकि। ठीक है, इसे आप देख सकते हो यहाँ पे येलो PPT बना। अब आते हैं हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल को ब्रेक करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम करंट पास करेंगे तो वाटर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मान लो अगर हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो सॉल्ट में से जो NaCl है उसमें से Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो इसे भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का बस मतलब इतना होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब केमिकल है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अगला है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बनता है केमिकल एनर्जी, जबकि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना सा डिफरेंस है बस। एग्जांपल लिया हमने जिंक कॉपर सेल और निकल कैडमियम सेल, ये दोनों एग्जांपल किसके होते हैं, सेकेंडरी के, मतलब सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, जो कि डिस्चार्ज होने के बाद हमें दोबारा चार्ज कर सकते हैं। बाकी से आप सेट बी में देख लेना बाकी और डिटेल, या तो मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज में देख लेना। अब देखो क्या लिखा है हमारे पास इसके और पार्ट में, सेकंड के और में, कि भाई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कैसे, तो देखो अगर हम जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, 2 बीकर है, यहाँ पर हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनोड है, एनोड, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैथोड है, कैथोड। ठीक है, ये हमारे पास सेल है। अभी करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर दूँ, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर दूँ वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं इस तरीके की एक बैटरी लगा दूँ यहाँ पर, ये 1.1 वोल्ट था, तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 5 वोल्ट लगा दूँ, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, देखो जिधर तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर तरफ होता है एनोड, तो जैसे लगाऊंगा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एनोड, जो कि यहाँ पास उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। किसके लिए होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए होता है। ठीक है, तो बस आप अगर इतना याद रखोगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट विद अपोजिट पोलैरिटी। ध्यान देना, विद अपोजिट पोलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिट पोलैरिटी नहीं लिखोगे तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास आयंस। अब देखो बोला हमें कि भाई एक हमारे पास मोल्टन NaCl है। मोल्टन NaCl कहने का मतलब है कि हमारे पास पानी प्रेजेंट नहीं है, बस NaCl है। ठीक है, मोल्टन मतलब बस पिघला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम करंट पास कर रहे हैं तो कैथोड और एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में, आप एक बार से जरूर देखना। यहाँ पर ये सिंपल सा है
देखो क्या है हमारे पास कि मोल्टन NaCl है। मोल्टन कहने का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो बस हमारे पास दो आयंस होंगे, एक होगा Na पॉजिटिव और एक होगा Cl नेगेटिव। जो हमारे पास एनोड है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड को। ठीक है, यहाँ से Cl नेगेटिव इसी पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा Cl। अब Cl कभी स्टेबल होता नहीं है, तो ऐसे दो Cl मिलेंगे और आपस में क्या बन जाएंगे Cl2। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एनोड पे डिपॉजिट हुआ है वो क्या है, क्लोरीन गैस है। अब अगर बात करें कैथोड पे, कैथोड पे क्या जा रहा है, Na पॉजिटिव जा रहा है, तो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा Na। आप यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज Cl2 एंड कैथोड पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया Na। तो प्रोडक्ट ऑफ कैथोड इज सोडियम मेटल। इसी का फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं हम अलॉय में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। 32 में हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो CuNH3 ऊपर 3 पॉजिटिव है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर है या आउटर है, तो हमारा आंसर क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और ये कैसे पता चला, ये आप सेट बी में देख लेना, क्योंकि मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन है उसमें कम से कम ऐसे। ठीक है, जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है। इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा तो अंदर वाले डी यूज होंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगला बोला है CuNH3 3 पॉजिटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2, क्योंकि हम जानते हैं NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा तो हमें अंदर वाले डी यूज करने पड़ेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा D2sp3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले की हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों ही सेम है, कुछ कह नहीं सकते। अगला क्या है हमारे पास, COF6 ऊपर 3 नेगेटिव, COF6 ऊपर 3 नेगेटिव। जो FF फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करता। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हमने लिखा लेट चार्ज ऑन कोबाल्ट, जो कि हमने मान लिया x, कोबाल्ट पे हमने चार्ज मान लिया x, एक फ्लोरीन पे होता है -1, 6 फ्लोरीन है तो 6, और बराबर में क्या है हमारे पास -3, क्योंकि बॉक्स पे -3 चार्ज है, बराबर में -3। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई +3। जो हमारे पास चार्ज आता है सेंट्रल मेटल एटम पे, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ से हमारे पास कोबाल्ट की हमने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोबाल्ट आता है हमारे पास 27 नंबर पे, 27 पे, तो आर्गन 18, 25, 22, 27 हो गया हमारे पास, और ये 0। कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज आया है, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन ये कोबाल्ट। तो 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते हैं पहले 4s से, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसमें से 1 निकाल दिया हमने, यहाँ बच गया 3d6 और यहाँ बच गया 4s। यहाँ पर देखो कितने लिगेंड थे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 6 लिगेंड होने चाहिए, हमारे पास 6 लिगेंड थे, तो हमारे पास 6 बॉक्स खाली होने चाहिए, यहाँ पर भी 6 है, तो मैंने 6 बॉक्स खाली कर लिए हमने। तो यहाँ से देखो मैंने क्या बताया, जो F है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन को अगर ये पेयर नहीं करेगा तो हमारे पास सारे ऐसे बच जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे 4। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद, फिल करने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो हमने क्या लिखा है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमसे पूछ जाता है कि ये कलर है नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ कलर होता, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको सेट बी में ही। अब देखो नेक्स्ट इसी में पूछ रखा है हमें CuF6 3 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या है। तो देखो हमारे पास Cu बॉक्स के अंदर में हमेशा एक मेटल होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। बहुत कम कॉम्प्लेक्स ऐसे जिसमें कि 2 मेटल हो जाते हैं। अब बस इतना याद रखो, बॉक्स के अंदर एक मेटल है और हमारे पास लिगेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, लिगेंड मतलब मेटल के अलावा जो भी है वो सारे क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CuNH3 ये भी आप सेट बी में से देख के ड्राइव कर सकते हो। बस वहाँ पर मैंने मेथड बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया ये सेट ए में। तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, ये कलरलेस है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसलिए आपको ये निकालना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 5 एग्जाम्पल देना है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करा हमने, क्लोरोबेंजीन लिया, इसके अंदर में क्लोरीन गैस डाल दी हमने FeCl2 के प्रेजेंस में। जो FeCl2 है यहाँ पर एक एनहाइड्रस है, तो जो Cl है वो या तो ऑर्थो पे जाकर जुड़ेगा या तो पैरा पे जाकर जुड़ेगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि यहाँ पर 2 बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी 3-4 पॉइंट्स है, वो मैंने बता रखे हैं सेट बी में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन लिया हमने, इसमें डाला कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HCNO3। यहाँ से क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ गया, पैरा वाला मेजर और ये वाला माइनर ऑर्थो वाला। फिर नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन, हमने जोड़ा कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर जो बेंजीन पे जाकर जुड़ता है वो होता है SO3H। ठीक है,
तो यहाँ से SO3H ऑर्थो पे आ गया, पैरा वाला मेजर, वही चीज़। अगला है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है कोई अल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, कोई कार्बन चेन आके जुड़ेगी। तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन के में हमने ले लिया RX ले लिया, जो कि मतलब हेलो अल्केन है। इसमें डाला हमने एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये वाली फ्रीडल क्राफ्ट। यहाँ से क्या होगा, R ऑर्थो और पैरा पे जाकर जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, पैरा वाला फिर से वही मेजर बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप के बीच में क्या रिपल्सन बहुत कम है। ठीक है, अगला है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन ले लिया हमने, यहाँ से बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो हमारे पास ये ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का और है, हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल से किसमें, इथेनॉल से कन्वर्ट करना है हमें फ्लोरो में। ठीक है, कन्वर्जन दे रखी है। तो देखो इथेनॉल है, इसके अंदर में डाला हमने एनहाइड्रस ZnCl2 HCl के साथ में। जो हेलो अल्केन है उसके हेलो अल्केन चैप्टर में हमारे पास 7-8 रिएक्शन है जिसमें कि हम अल्कोहल से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा हमने अल्कोहल लिया, इसके अंदर डाला एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में कंसनट्रेटेड HCl। रिएक्शन करने के बाद क्या बना, OH की जगह पर यहाँ पर आ गया H और एक H2O बाहर हो गया। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl है, यहाँ से जो Cl है वो यहाँ जाके जुड़ गया और यहाँ से हमारे पास OH और ये H वाटर बाहर हो गया है। बाय प्रोडक्ट में उसे लिखा नहीं हमने। फिर हमने लगाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हमने हेलो अल्केन की रिएक्शन कर दी AgF से, जो कि एक स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स का कैटलिस्ट है। यहाँ से रिएक्शन होकर क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन की जगह पे आ गया फ्लोरीन और यहाँ पर बन गया AgCl। और AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो इसका बन गया प्रेसिपिटेट, मतलब जो सॉल्यूशन में डिजोल्व ना हो। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमोमिथेन से एसीटोन में। ये क्या है, हमारे पास ब्रोमोमिथेन है, ब्रोमोमिथेन से किस में कन्वर्ट करना है हमें, एसीटोन में। ब्रोमोमिथेन में हमने डाला केसिन डाला, तो क्या हुआ KBr, के और ये Br, KBr बाहर हो गया, आगे माइनस लगाया, मतलब ये निकल चुका है, और ये CN यहाँ पर आके जुड़ गया। फिर इसके अंदर में डाला हमने CH3MgBr। CH3MgBr डालते हैं हमारे पास ये बन गया। जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ेंगे हम। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन मोर नेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इतना होने के बाद हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है CH3MgBr, इसमें मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट नाइट्रोजन पे आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन पे आकर जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो जो ये वाला कार्बन है वो कार्बन पे आकर जुड़ा है और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन पे जाकर जुड़ गया है। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वाटर एसिड की प्रेजेंस में और हमारे पास बन जाएगा एसीटोन। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कन्वर्ट करना है हमें But1 से But2 में। ये ले लिया हमने But1, इसमें डाला हमने HCl। अब मैंने आपको बता रखा है कि मार्कोनी रूल के हिसाब से एडिशन हो जाएगा, H वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा हो और Cl यहाँ पर आ जाएगा। ये ऐड कर दिया हमने। इसके अंदर डाला हमने अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH डालने का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पे हमारे पास हेलोजन है उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन से हम H निकाल सकते हैं। तो देखो इस कार्बन पे क्या हेलोजन है, तो मैं इस वाले कार्बन से भी H निकाल सकता हूँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, लेकिन वो फिर से पहले जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे हेलोजन है तो इसके बाजू वाला ये भी तो है, तो हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास But1 और ये हमारे पास But हो गया हमारे पास कन्वर्जन। अब अगला नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन में हमने डाला NaNO2 और HX, इससे क्या बन गया, हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, और डाइजोनियम सॉल्ट में हमने डाल दिया CuX, तो हमारे पास बन गया हेलोरिन। सिंपल सेंडमेयर रिएक्शन और कुछ नहीं है। अब अगला है हमारे पास क्या है, हमें बोल रहा है कि भाई इथेन मतलब क्लोरो इथेन से बनाओ ब्यूटेन। तो क्लोरो इथेन में हमने डाल दिया सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सारे मेटल हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ये हमारे पास एक वुड्स रिएक्शन है जो कि कार्बन चेन को डबल कर देती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरो इथेन, हमेशा क्लोरो इथेन ही लेना है हमें रिएक्शन करते समय। और ये हमारे पास क्या सोडियम मेटल है, ड्राई ईथर से हमने रिएक्शन करी तो क्या बन जाएगा, इसके 4 कार्बन बन जाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, हो गया हमारे पास कन्वर्जन क्लोरो इथेन से ब्यूटेन में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, हमसे बस ये पूछ जा रहा है कि भाई किस रेजेंट का, किस कैटलिस्ट का, किस कंपाउंड का यूज़ करेंगे हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास है KMnO4, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि PCC, PDC, जॉन्स रेजेंट, कॉलिंस रेजेंट, कॉपर 573 केल्विन, Ag, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें बोला कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, तो वह है KMnO4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कि भाई देखो आ गया ना, अभी अल्कोहल को कन्वर्ट करने में एल्डिहाइड में, तो हमें क्या यूज़ करेंगे, कॉपर 573 केल्विन या PCC, जब मैंने और बताया मैंने आपको जॉन्स रेजेंट, कॉलिंस रेजेंट। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पर लिखा है, बस मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, या तो कॉपर यूज़ कर लो 573 केल्विन पे, या फिर पीसीसी पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, या फिर पीडीसी पायरिडिन डाइक्रोमेट, जॉन्स रेजेंट, कॉलिन्स रेजेंट, बहुत सारे होते हैं हमारे पास। ठीक है, आप ये 2 याद रखो बस अभी। अब हमारे पास कि हमें फिनॉल को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। फिनॉल को हमें कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। तो हमने क्या करा, इसके अंदर में डाला Br2 वाटर की प्रेजेंस में, ये कन्वर्जन हो गई है बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन से सारी। अगला है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल कहने का मतलब होता है कि बेंजीन से OH जो है वो किसी कार्बन के थ्रू जुड़ रहा है। अगर OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ रहा है तो वो फिनॉल है, अगर बेंजीन से OH किसी कार्बन के थ्रू जुड़ रहा है तो उसमें क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब बेंजाइल अल्कोहल के हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका आप डायरेक्ट याद रखना, चाहे बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन यहाँ पे इस लाइन में, चाहे 4, 5, 6 कितने भी कार्बन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर हम KMnO4 डाल रहे हैं बेसिक मीडियम में और उसे हीट कर रहे हैं तो सारे कार्बन गायब हो जाएंगे, बस एक COOH आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या जाएगा, COOH। आप ऐसा लिख देना, फर्स्ट स्टेप में हमने ये करा और सेकंड स्टेप में हम डाल दिया इसमें H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा। कैटलिस्ट याद रखना, हमारा आंसर क्या हो गया, KMnO4 बेसिक मीडियम प्लस हीट, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि कौन सा कैटलिस्ट या रेजेंट यूज़ करना चाहिए हमें। तो हम तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला यूज़ कर लेंगे और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कन्वर्जन करना है 2 प्रोपेनॉल से अल्कीन में। तो इसी कर दो अब डिहाइड्रेशन। जैसे आप H पॉजिटिव डालोगे, H पॉजिटिव डालने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव डालते ही यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वाटर बाहर हो जाएगा, ये OH और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, वाटर बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, एसिडिक मीडियम एज रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, एसिडिक मीडियम। हमसे बस ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए किस कैटलिस्ट का, किस रेजेंट का यूज़ करेंगे, तो बस आपको ये नाम लिखना है। अगर आप रिएक्शन कर दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 का और रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट, कोल्ब्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, पहले रिएक्शन देखो, ये हमारे पास क्या फिनॉल है, फिनॉल में डाला हमने एक्वस NaOH, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर बाहर हो गया, ये हमारे पास आ गया Na, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम, और ये बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं CO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू में OH है तो ऑर्थो, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या है, बेंजोइक एसिड है, जिसका जनरल नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। हमसे क्वेश्चन में सैलिसिलिक एसिड लिखा था। अब जब देखो कोल्ब्स रिएक्शन क्या है हमारे पास, फिनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो फिनॉल है उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें क्या देता है, सोडियम फिनॉक्साइड देता है, गिव्स फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया हमारे पास फिनॉक्साइड। ऑन ट्रीटिंग फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड विद एसिडिफिकेशन, अगर हम फिनॉक्साइड को ट्रीट करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एसिडिफिकेशन में, तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी और ये बेंजोइक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन हमारे पास रीमन टीमन रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन है। इसमें क्या है, फिनॉल है, फिनॉल में हमने डाला क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हमारे पास ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट इसमें ये दे रखा है, हमें क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट को याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास बन गया सैलिसैल्डिहाइड। अब देखो इसकी थ्योरी क्या है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऑर्थो पे क्या हाइड्रोक्सी और ये पूरा क्या बेंजल्डिहाइड है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज नोन एज सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है, सॉलिड पार्टिकल पे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई आप कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहोगे मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखो हम यूज़ करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो रीजन क्या लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट मतलब पहले तो क्वेश्चन लिख दिया है हमने, वाई वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर टू डिटरमाइन मोलर मास। पहले हमसे ये बोला था चूज करो कि आप 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसका यूज़ करोगे, तो हमने चूज़ कर लिया कि भाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करेंगे। अब हमें बोला है कि अपने आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा एक हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला दे रखा है हमें, पाई इज इक्वल टू CRT। और बाकी जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या आता है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर आता है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, हमें रूम टेम्परेचर के अलावा किसी और टेम्परेचर पर भी मेजर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसे नहीं लेते, ये लेते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर मेजर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर एक्यूरेटली वेरी लार्ज डाइल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा मतलब कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं।
और तीसरा रीजन हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कैन गिव लार्ज मैग्नीट्यूड। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, जबकि हमारे पास जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम आता है। ठीक है, इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 35 का, और पार्ट जो है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। एजियोट्रोप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए। डेट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड का मिक्सचर होता है। हुज फिक्स्ड प्रोपोर्शन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय डिस्टिलेशन, जिसका जो फिक्स्ड रेशो होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर घर पे नहीं बना सकते। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के लिए फिक्स होता है कि अगर हम दो कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हैं उनका कितनी क्वांटिटी, कितना परसेंट हमें लेना है। ठीक है, अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मींस कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेट मतलब इस मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपोनेंट है, कंटेनर है, उसके अंदर में 2 सॉल्यूशन है, एक हमारे पास अल्कोहल है और एक हमारे पास वाटर। अगर हम इसे हीट करें तो यहाँ पर अल्कोहल और वाटर दोनों साथ साथ बाहर निकलेंगे। तो दोनों साथ साथ बाहर निकलेंगे तो हम इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया है कि भाई हम इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं। बस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है, अगर हम उन सबको सॉल्यूशन बना के अगर हीट करते हैं तो वो सारे कंपोनेंट एक साथ बाहर निकलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे सारे वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें, अगर हम खुद से घर पे बनाने की कोशिश करेंगे तो मान लो हमने पानी में अल्कोहल मिलाया और उसे हम हीट करेंगे तो पानी पहले बॉयल हो जाएगा, अल्कोहल बाद में बॉयल हो, या अल्कोहल पहले बॉयल हो जाए, पानी बाद में बॉयल हो, वो उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो कोई भी पहले वेपराइज होकर निकल जाएगा। जबकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, हम ऐसी क्वांटिटी लेते हैं दोनों की कि भाई दोनों एक साथ बाहर निकले, मतलब हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसी कुछ पॉइंट्स हैं फ्रॉम फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फेस या लिक्विड फेस बराबर होता है गैसियस फेस के। जैसे मान लो हमारे पास जो अभी सॉल्यूशन था उसके अंदर में जो अल्कोहल है उसके 0.2 मोल है और वाटर के 0.8 मोल है। हम इसे हीट करेंगे तो जो वेपर्स बनेंगे ना इनके, उसमें भी सेम रहेंगे, अल्कोहल के 0.2 और वाटर के 0.8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो वही लिखा है हमने, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन फेस लिक्विड फेस बराबर नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फेस। ठीक है, अब बोला है हमें टाइप ऑफ एजियोट्रोप के बारे में बताओ। तो हमारे पास 2 टाइप्स के एजियोट्रोप होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो कि रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हमने लिखा है सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और मैक्सिमम वाला जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बाकी आप इसमें सारे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। तो हमने वही पॉइंट लिखे हैं, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन। सारे पॉइंट हमने वही लिखे हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले। आपको इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।